नमस्कार। दूरदर्शन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात आपकी करवा रहे हैं जो पहाड़ के एक बेहद दूर दराज के गरीब परिवार में पैदा हुए और वहाँ से आगे बढ़कर उत्तराखंड के पूर्व मंत्री बने, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन बने, उसके बाद क्रीड़ा भारती के उपाध्यक्ष हैं, राइफल एसोसिएशन के आजीवन अध्यक्ष हैं और उत्तराखंड राइफल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं और समाज सेवी हैं। वो हैं मिस्टर नारायण सिंह राणा। और इनके पुत्र, आपको बता दें, इनके पुत्र हैं जसपाल राणा जो पद्मश्री हैं और जिन्होंने भारत में शूटिंग के इतिहास को, नए इतिहास को जन्म दिया है। उनसे आपको मुलाकात करवाएंगे। राणा साहब नमस्कार। नमस्कार भाई विजेंद्र जी। कैसे हैं राणा जी? ठीक है, एकदम से बढ़िया। बड़ी खुशी आपसे मिलके हुई है जी। सबसे पहले बता दीजिए, अभी अखबारों में आया था कि आपकी एज है 73 जी और आपने 70 प्लस के शूटिंग कंपटीशन में 3 गोल्ड मेडल लिए हैं। हाँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि ये अभी नई जो अभी कैटेगरी इन्होंने बनाई है 70 प्लस की, उसमें मैं फिट बैठता था और मैंने पिछले 20-25 साल नेशनल लेवल पे शूटिंग की, तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने बस 2-3 दिन प्रैक्टिस की और मेरे 3 स्पर्धाओं में तीनों में गोल्ड मेडल आए हैं 70 प्लस में। तो ये देश के उन जाने माने हस्तियों में हैं जिन्होंने शूटिंग को एक नए आयाम दिए हैं, इसलिए इनको द्रोणाचार्य सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और तमाम चीज़ें इनसे बात करेंगे। और मुझे लगता है एक प्रेरणा उन लोगों के लिए होगी, युवा लोगों के लिए, युवा लड़कों के लिए जो बहुत ही गरीबी से उठकर आगे बढ़ते हैं। वो इनके जीवन से ज़रूर प्रेरणा लेंगे किस तरह ये आगे बढ़े और कहाँ से इन्होंने सफ़र शुरू किया। देखिए, हम लोग पहाड़ में जन्मे हैं और एक ट्राइबल एरिया ये हमारा, जिसको हम ट्राइबल बोलते हैं, जनजातीय क्षेत्र जौनसार, बावर, रवाई, जौनपुर का। वहाँ नैनबाग में मेरा गांव है चिलामू। वहाँ एक बहुत कृषक परिवार में, एक गरीब परिवार में पैदा हुए और मैं बहुत छोटा था। जब मैं 9 साल का था तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। 10 साल में मेरी माँ की डेथ हो गई थी और दादी जी ने सोचा कि अब इसकी कोई शादी उदी करने वाला नहीं है, तो 10 साल में दादी ने मेरी शादी कर दी। मेरी वाइफ उस समय 8 साल की थी, पीठ पे उठा के लाए थे। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद फिर गांव में ही रहा और गांव में खेती बाड़ी करी, गांव में भेड़ बकरियां चुगाई, घराट जाते थे। 3-4 साल कक्षा 8 के बाद पढ़ाई भी नहीं हो पाई, स्कूल नहीं थे वहाँ पे। 8th के बाद जो है मसूरी जाना पड़ता था, देहरादून वो था नहीं। तो 3-4 साल गांव में रहा, लेकिन मुझे लगा कि अब मेरा जीवन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा अगर हम बाहर नहीं निकले। तो एक दिन मैं घर से भाग गया, 2 जोड़ी कपड़ों में घर से भाग गया और भाग करके मसूरी होते हुए फिर घर वाले पीछे, पता चला भाग गया तो मसूरी तक ढूंढने आए डंडा लेकर के कि टांग तोड़ते हैं इसकी, कहाँ भाग गया। फिर चला गया सरान ट्रेनिंग के लिए, 42 दिन वहाँ ट्रेनिंग की। घर आया तो उसके बाद फिर ऐसे जो उनकी गुरिल्ला ट्रेनिंग होती थी उसमें जाता रहा। एसएसबी वाले गुरिल्ला ट्रेनिंग देते थे। एसएसबी वाले गुरिल्ला 45 दिन के साथ लगातार 45 दिन वहाँ किया। उसके बाद फिर ग्वालदम में किया 2 महीने का ग्रुप लीडर कोर्स किया। फिर पंचगनी में किया इंटेलिजेंस कोर्स किया वहाँ पे महाराष्ट्र में। और फिर 67 में एक कैंप के लिए हम लोग सिमलासू गए हुए थे, टिहरी में। वहाँ उन्होंने बोला भर्ती होना है, तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, कागज़ भी नहीं थे। हम लाइन में खड़े हो गए तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को, मैं दुबला पतला लंबा सा था, तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को छांट लिया। अब हमारे पास कागज़ नहीं थे, बोला आप 5वीं का एक पेपर दिया सुलेख वगैरह, उसमें हम पास हो गए। फिर बोला वहाँ टिहरी जाओ, तो अपना मेडिकल 5 रुपये दिया, डॉक्टर ने मेडिकल कर दिया और हम भर्ती हो गए। उस समय भर्ती की ये प्रक्रिया थी। और उसके बाद भर्ती हुए तो ट्रेनिंग के लिए फिर मध्य प्रदेश गए। और मैं पहले दिन ही जब मैं गए तो DK आर्या जी होते थे वहाँ पे कमांडेंट, जो बाद में DG बने हैं और आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने मेरे को काम दे दिया कि कोई अफसर आ रहा है, आप यहाँ से वहाँ तक झाड़ू लगाओ। सड़क पे सिपाही थे, हमने झाड़ू लगाए तो लोगों ने ऊपर से लगाए। मैंने ऐसा झाड़ू लगाया कि वो पूरा वो आए तो उन्होंने देखा, अरे ये किसने साफ किया, यहाँ तो कुछ तिनका नहीं है। उन्होंने मेरे को 10 रुपये का इनाम दिया पहले दिन। तो वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर शूटिंग का एक जो होता ही है पैरामिलिट्री में, एक 50% रोल तो निशानेबाजी का ही होता है, उसमें भी नंबर 1 रहा बेसिक ट्रेनिंग में। फिर एडवांस ट्रेनिंग सिपुरी में हुई। फिर दोबारा वापस हम आ गए वहाँ पे टिहरी में, सिमलासू में। वहाँ से फिर प्रमोशन हो गया उसी में। फिर हम माहीडांडा चले गए, वहाँ फिर हमने कोर्स किया और वहाँ से बढ़ते बढ़ते कई बार फिर नेशनल चैम्पियन रहे निशानेबाजी में।
कबड्डी में भी नेशनल चैम्पियन रहे। माउंटेनिंग में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं स्पेशली माउंटेनिंग के लिए सेलेक्ट हुआ था और मैंने बासु की पीक और गंगोत्री थर्ड पे क्लाइंब किया जो 23,000 फीट की हाइट पे थी 1973 में। और उसके बाद 75 में फिर नेशनल चैम्पियन बन गए। आपने बहुत कठिन परिस्थितियों में आप रहे, आपने खेतों में काम किया, आपने गाय चुंगाई और उसके बाद आपने कहा कि झाड़ू लगाने से आपको पहला अवार्ड मिला और उसके बाद आप जीतते रहे लगातार, जो है जी आप अव्वल आते रहे। क्या कहीं ना कहीं जो नेगेटिव होता था कि गरीब का बच्चा है, ये भेड़ अपने गाय चुंगाता है, कहीं ये आपके लिए पॉजिटिव तो नहीं था? बिल्कुल सही बात है, एकदम पॉजिटिव था क्योंकि वो काम किए थे जो आज भी पहाड़ में जो लोग करते हैं, आज भी जो हमारे दादा परदादा या जो गांव में जो लोग हैं हमारे परिवार के लोग आज भी उस काम को करते हैं। तो ये तो जेहन में था, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता था कि भाई हम गरीब परिवार से हैं, ये क्या करना है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आज भी गांव की महिलाएं बंजर गाय भैंस के लिए घास लाती है जिसकी कीमत 1 रुपया नहीं है, पूरा दिन लगा देती है, पीठ के ऊपर घास लाती है, वो उसमें और गीत लगाती है। जब आते हैं उनके लिए, कोई बाहर के लोग आते हैं तो बोलते हैं इतना बड़ा बोझा लेके आ रहे हैं, कितना कठिन है, ढंगार में गिर जाएगी। उनका जीवन है, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं वो लोग, उनका जीवन ही वही है। तो ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा कि भाई हम लोग गरीब है। हमने शुरुआत जब करी तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो आपकी वो कठिनाई थी वो आपके जीवन में एक पॉजिटिव होगा एकदम 100%। आपने जब कठिन परिस्थितियों में काम किया तो आगे भी वो आपके लिए काम है। बिल्कुल। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुत ही गरीबी में हैं, आप कठिन परिस्थितियों में हैं, तो ये आपके जीवन के लिए पॉजिटिव हो सकता है। जहाँ एसी वाला बच्चा वो करेगा, वहाँ पहाड़ के कंकड़ पत्थरों में काम करने वाला उससे कई गुना जब जीवन की रफ्तार में दौड़ेगा तो कई गुने स्पीड से उसकी स्पीड होगी, जैसे राणा जी की स्पीड थी। जी मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि जो निशानेबाजी का खेल है या पूरे दुनिया में जो ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं वो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री के हैं, उनके लिए साधन है, उनके लिए सुविधाएं हैं, कोचेज है, स्टेडियम है। हमारे यहाँ आज भी वो लोग सुपर जेट से चल रहे हैं, आज भी हम बैलगाड़ी से चल रहे हैं, खेलों में हो चाहे दूसरे विकास के मामले में। और बैलगाड़ी से चल के अगर हम उनको हरा दे रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज हमने किसान को उठाना, हमने खिलाड़ी को गांव से उठाना, हमने दिव्यांगजनों को उठाना, हमने युवाओं को उठाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। राणा साहब ये बताइए कि आपका जीवन का सफ़र रहा, तमाम परिस्थितियों में आप आगे बढ़े, आप शूटिंग में कैसे आए? आपने उस समय तो राजा महाराजाओं का शूटिंग माना जाता था, बड़े लोगों का थोड़ा बड़ा महंगा गेम था। आपने जब बच्चों को इसमें डाला, जसपाल जैसे छोटा बच्चा था, आपके दिमाग में क्या था और कैसे आपको प्रेरणा मिली? देखिए राव जी, ये जैसे हम ITBP में गए तो फौज का है, पैरामिलिट्री का आधा काम तो निशानेबाजी का होता है, शुरू से सिखाया जाता है बेसिक ट्रेनिंग से। उसमें मैं बहुत अच्छा रहा, नंबर 1 पे रहा। फिर आगे जा कर के जैसा मैंने बताया था कि मैं जा कर के निशानेबाजी में नेशनल चैम्पियन रहा कई बार, फिर ऑल इंडिया लेवल पे रहा। फिर SPG में भी निशानेबाजी की वजह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ट्रेनिंग देने के लिए IAS अफसरों को हम ट्रेनिंग देते थे निशानेबाजी का, बम डिस्पोजल का। तो मैं देख रहा था कि इसमें कैरियर है, बच्चे अच्छा करते हैं। फिर मैंने इसको जसपाल को देखा, हम बड़ी गन से करते थे, हमारे पास ये छोटे वेपन नहीं थे, 9mm से करते थे। तो ये डरता नहीं था, ये पीछे धक्का लगता था, ऐसे हाथ पीछे चला जाता था। लेकिन मैंने कहा इसमें है अभी टैलेंट है, दमखम। तो इसको शुरू किया। उसके बाद फिर मसूरी पढ़ते थे, दिल्ली शिफ्ट किया। तो हमने छोटा जो छर्रे होते थे, छर्रों से उसकी शूटिंग होती थी ओलंपिक की। हमारे पास छर्रे भी नहीं होते थे, वो भी हम उठा के लाते थे रेंज पे, जो आर्मी वालों के गिरे हुए थे। टारगेट पेपर नहीं होते थे, उसको पैच करते थे। तो ऐसा करके हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत की। और जब जैसा कि आप बता रहे हैं, रियली ये राजा महाराजाओं का खेल था। उस समय से पहले जितने भी रिकॉर्ड थे सारे राजा महाराजा, जब महाराजा करणी सिंह हो चाहे और दूसरे राजा हो, क्योंकि उनके पास ही हथियार होते थे। आम जनता के पास तो हथियार ही नहीं होते थे। 400 रजवाड़ी तो उस समय राजपूतों के थे इस देश में। तो जब हमने उसको शुरू किया तो उसके लिए फिर मैंने देखा कि छोटे छोटे मेडल्स उसके आने लगे स्टेट लेवल के। फिर उसके लिए एक लकड़ी की पिस्टल बनाई, फिर एक लोहे की बनाई, फिर उसी से मतलब बिना गोलियों के, बिना उसको प्रैक्टिस कराते रहे। उसको एक नेचुरल जो ट्रेनिंग होती थी जब हम उनको देते थे, उसको हमने ट्रेनिंग दी कि एक उसका फिजिकल फिटनेस हो जाए, उसके बाद जब भी वेपन आएगा तो उसको कर सकता है। ऐसा करके जब तैयार किया तो वो बहुत मजबूती से, पहला कंपटीशन 1990 में 1990 में श्रीलंका में हुआ था। तब मेरे ख्याल से वो 15 साल का रहा और 14 साल का उसने गोल्ड मेडल लिया था।
उसके बाद फिर 94 में तो उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। उसने एशियन गेम का गोल्ड मेडल लिया, कॉमनवेल्थ के 4 मेडल लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए 94 में। और 94 में इतना हाईलाइट हो गया कि फिर तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। राणा जी, ये तो आपने सफलता की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने पता चला, हमने सुना है कि आपने नौकरी छोड़ दी थी जसपाल के पीछे कि इसको शूटर बनाना है, और उसके बाद आपकी पत्नी ने गहने बेच दिए थे इसके लिए। ये क्या था, ये किस तरह का आपने संघर्ष किया? मैं बताता हूँ आपको कि ये वास्तविकता था, क्योंकि तनख्वाह कितनी मिलती थी उस समय, 300-400 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती। 75 रुपये से हमने अपनी नौकरी शुरू की है 1967 में। 75 रुपीज़ हमको पहली तनख्वाह मिली थी। तो वहाँ से शुरुआत, और लंबे समय तक मेरे ख्याल से सन 75-80 तक तो 500-1000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। अब वो महंगा खेल, छर्रे नहीं खरीद सकते थे, बंदूकों की तो बात छोड़ो। तो कई बार हम जाते थे, बोलते थे, वाइफ को बोलते थे भाई हम राशन के लिए जा रहे हैं, तो हम जा कर के वहाँ छर्रे ले आते थे। वो बोलते आपने घर पे राशन नहीं, आपने छर्रे ले आए। फिर बाहर जब जाते हैं तो हमारे यहाँ मंगलसूत्र का रिवाज नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में या हमारे जनजाति क्षेत्र में। बाहर जाके लोगों का मंगलसूत्र तो कंपलसरी था फौज में सारे। तो उन्होंने एक बार बोला कि भाई मंगलसूत्र तो बना दो, तो मंगलसूत्र उसमें 5000 रुपये का बनता था। मैंने कहा 5000 रुपये में तो इसको 2 साल शूटिंग करा देंगे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा जो कुछ है वो भी बेच देते हैं। फिर वो घर का जो था उसके बाद तुंगल वगैरह वो बेच करके फिर हमने एक पिस्टल ख़रीदी उसके लिए, बाहर से विदेश से आता था। तो उसका भी एक बहुत बड़ा समर्पण रहा कि उसने कभी मतलब हमारी इच्छा थी या बच्चों की इच्छा थी उसके लिए कोई व्यवधान नहीं बना। नहीं तो कई बार लेडीज़ क्या करते भाई हमारे लिए, आज तक मुझे लगता है मैंने उसके लिए कभी साड़ी नहीं खरीदी होगी, उसके बच्चे ही देते रहे। जो भी है लोग बाग करवा चौथ पे बोलते हैं कुछ देना, लेकिन मुझे लगता है मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी उनके लिए कोई ऐसी चीज़ खरीदी होगी। और आज भी जब मैंने बोला कि भाई कुछ भी नहीं, आज उनके पास में वो बच्चों के लिए जो एक उन्होंने वो किया, बलिदान कह सकते हैं, या उन्होंने त्याग किया कि उस समय जिद नहीं की। आज उनके पास में सोना ही सोना है, मेडल सोने के, जेवर सोने के, रखने की जगह नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई है। यही कहते हैं कि किसी न किसी सफलता के पीछे संघर्ष होता है और उसके पीछे कोई ना कोई महिला जरूर होती है। तो ये राणा जी की धर्मपत्नी है जो कैमरे के सामने बहुत कम आती हैं, अपने आज भी किचन में रहती हैं, और उसने जसपाल राणा के लिए, उसके हथियारों के लिए, उसकी गोलियों के लिए, इतना महंगा खेल था, अपने सारे गहने बेच दिए। यद्यपि आज पूरा परिवार बुलंदियों पे है, यहाँ शूटिंग रेंज है और बागवानी में काम कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद इसलिए कहते हैं कि किसी सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला जरूर होती है, और वो थी राणा जी की धर्मपत्नी, जिनकी शादी 10 साल की उम्र में हो गई थी। तो संघर्ष की ये सिलसिला संघर्ष का होता है। जब आप संघर्ष करते हो तो आपका संघर्ष कभी जाया नहीं जाता है, और ये राणा जी और उनकी धर्मपत्नी ने ये सिद्ध कर दिया। राणा जी बताइए, ये तो हो गया, और मुझे लगता है जसपाल राणा ने शूटिंग की एक नई इबादत लिखी है। सबसे यंगेस्ट अर्जुन अवार्डी, पद्मश्री, पद्म विभूषण और न जाने क्या क्या अवार्ड, और उसको जो है आम जनता तक इस समय मुझे लगता है देश में जो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा शूटिंग ही मेडल आते हैं। तो अब आपका ये शूटिंग रेंज है, इस समय आपके शूटिंग रेंज में कितने बच्चे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक खेल रहे हैं? अभी मुझे लगता है कि 5000 से लेकर 10,000 तक बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसमें अभी नेशनल टीम जो हमारी जो इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रही है, अभी एशियन गेम में भी जा रही है। छोटा वाला बेटा जो सुभाष है वो पैरा ओलंपिक का कोच है, उसके ही कम से कम जो है अभी आया अमेरिका से 4 दिन पहले, 4 गोल्ड मेडल लाए, 4 कोटा प्लेसेज आए। तो वो यहाँ के भी खिलाड़ी है। तो अभी काफ़ी खिलाड़ी है उत्तराखंड के, पूरे देश के। अब हम उसको उस रूप में सीमित नहीं करते हैं कि ये सिर्फ उत्तराखंड के, क्योंकि वो मेन टीम के कोच है, राष्ट्रीय कोच है। नेशनल की बात पहले राष्ट्र की बात करते हैं, उत्तराखंड तो उसके बाद आता है। तो राष्ट्र के जो है मैक्सिमम खिलाड़ी जो आज मेडल ला रहे हैं वो जसपाल के स्टूडेंट्स हैं, सुभाष के स्टूडेंट है पैरा में। और हमारी तीसरी जनरेशन जो जसपाल की बेटी है देवांशी राणा, वो भी 4 बार वर्ल्ड चैम्पियन बन चुकी है और आगे भी निरंतर ओलंपिक की तैयारी कर रही है।
राणा ये बताइए किस तरह आपने एक सोशल आपका एक वो भी रहा है, सोशल वर्क, यही नहीं कि सिर्फ शूटर रहे हैं। आपने सुना है कि अपने गांव से एक बेचारा दिव्यांग था जो चल नहीं पाता था, आपने उसको पीठ में उठाया, उसको दिल्ली ले गए, उससे ट्रेनिंग करवाई और आज वो देहरादून का नामी शूटिंग कोच है। संभवतः वो आपके ही शूटिंग रेंज में है। ये स्टोरी क्या थी, ज़रा बताइए संक्षेप में। तो ऐसा एक लड़का, मेरे पास कम से कम 50 ऐसे दिव्यांग है जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। किसी की आंखें नहीं है, उनको सपोर्ट किया, किसी के हाथ दोनों हाथ नहीं है, उनको सपोर्ट किया। ऐसे 50 के करीबन दिव्यांग है जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं और जिनको नेशनल लेवल पे पहुंचा दिया है। और अभी भी जो सुभाष के अंडर में काम कर रहे हैं, वो पूछ रहा था परसों में अभी रेंज पे, बेटा कितना है, उसका गोल्ड मेडल था पीछे, बोला मेरे को 6 करोड़ रुपया मिला। एक दिव्यांग को पिछले ओलंपिक में 6 करोड़ रुपया ओलंपिक मेडल पे, तो ये बड़ी बात है। उस लड़के की जो बात करते हैं मेरे गांव का ही है, नैनबाग का। वो पैदल जा रहा था, ऐसे हाथों से ऊपर चल नहीं सकता है, तो उसने वहाँ पे इंटर की पढ़ाई ऐसे कर ली थी, गांव ऐसे हाथ, दोनों हाथ पैर से जाके ऊपर जाना नीचे आना। एक दिन मेरे को मिला वहाँ पे वो, तो उस पर जा रहा था साइकिल पे, वो ट्राई साइकिल जो होती है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा कहाँ का, बोला मैं सामने। तो मैं उसका पिताजी और हम इकट्ठे पढ़े थे, उनका बेटा हूँ। क्या हो गया, बोला अंकल मैंने पढ़ाई तो कर ली इंटर तक की, आगे पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ खिड़की पे और कुछ नहीं, मेरे को उठा के ले जाना पड़ता है। तो मेरे उस समय हमने शूटिंग रेंज खोला था दिल्ली में। मैंने कहा चलो दिल्ली चलोगे, बोला हाँ, वो तैयार हो गया। दूसरे दिन मैंने यहाँ से टैक्सी करी, उसकी ट्राई साइकिल जाली गाड़ी दिल्ली ले गए, दिल्ली शूटिंग रेंज पे रखा और वहाँ पे उसको शूटिंग भी कराया। जो उसका कैटेगरी उस समय सामान्य कैटेगरी होता था, उसमें भी उसने अच्छा किया और अभी हमने उसको अपने शूटिंग रेंज पे लगा रखा। अभी हमारा बेस्ट कोच है यहाँ पे। तो ऐसे कई लोगों को, नॉट ओनली कि हमने जसपाल को बनाया, सुभाष को बनाया, मतलब ऐसे हज़ारों बच्चे, अभी करीबन 400 बच्चे तो दिव्यांग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलने के लिए तैयार कर रहे हैं। एक राणा जी का एक दूसरा पहलू भी है कि जब उत्तराखंड में पलायन की समस्या है, लोग अपने गांव, अपने खेत बंजर छोड़कर छोटी मोटी नौकरियों के लिए बाहर जा रहे हैं। ऐसे में जो मंत्री रह चुके हैं, जो इतने बड़े स्टेटस जिनका है, शूटर हैं, व्यस्त है, ये अपने गांव गए और वहाँ के बंजर खेतों में बागवानी की। और इस समय ये उस क्षेत्र के जाने माने बागवान हैं, वहाँ टूरिज़्म का काम कर रहे हैं, वहाँ शूटिंग का काम करवा रहे हैं, वहाँ प्राइवेट स्कूल इतना शानदार खोला है कि अब लोग वापस जा रहे हैं इनके स्कूल में भर्ती होने के लिए देहरादून से। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो वहाँ बाग लगाए, बागवानी लगाई, उसमें वहाँ के कई युवा ट्रेनिंग लेने आते हैं और अपनी बागवानी शुरू कर दी है। राणा जी ज़रा बताइए, ये बागवानी का क्या कंसेप्ट है? आप शूटर हैं, इतने व्यस्त हैं, उसके बावजूद आप अपने गांव में गए और आपने वहाँ शानदार सेब की बागवानी शुरू कर दी है। क्या आपके दिमाग में था जब आप वापस गांव गए और बागवानी आपने शुरू कर दी? देखिए राव जी, एक कुछ अपना बचपन होता है या अपना इतिहास होता है, जिस माटी में हम पैदा हुए और जिस जगह का हमने जल पिया है और वहाँ पे 15-16 साल तक हमने घरों में काम किया, समाज में काम किया, परिवार में काम किया, वो अभी अंदर जहन में, हमारे स्वभाव में, हमारे संस्कारों में। इतनी सारी अचीवमेंट के बाद जो है, ओलंपिक तक पहुंचाने के बाद, इतना ये 150 बीघे में शूटिंग एकेडमी बनाने के बाद, ये लगा कि हम लोग तो बाहर के लोगों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। सिर्फ खिलाड़ी शूटिंग में मैक्सिमम बाहर के, हम अपने लोगों के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। फिर मैंने बच्चों को बोला तुम इसको संभालो, मुझे जाने दो, मैं गाँव में जाता हूँ। और गांव में जा कर के अपने गांव में हमने काम शुरू किया, स्कूल खोला। अभी आपदा में, केदारनाथ आपदा आई थी, उसमें हमने उन बच्चों के लिए स्कूल खोला। अभी बहुत अच्छा चल रहा है, हाई स्कूल का उसकी मान्यता मिल गई है। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, खेलों में पढ़ रहे हैं। और उसके बाद फिर आगे जा कर के नागटिबा एक जो डेस्टिनेशन है हमारे पूरे क्षेत्र का, जो इंटरनेशनल मैप पे हैं, उसके लिए प्रमोट करने के लिए फिर मैंने बोला, वहीं पे हमने ज़मीन ली वहाँ से, और उस जगह पे ज़मीन लेकर के करीबन 100 नाली ज़मीन लेकर के बंजर ज़मीन ली, उसको डेवलप किया। वहाँ पे सेब का बगीचा लगा दिया, हाई डेंसिटी एप्पल मिशन का बगीचा लगा दिया, जिसके फल जो है 1 साल में आते हैं। 2 बार हमने उसको फ्लावरिंग फलों को बेच भी दिया। एक रिजॉर्ट बनाया है, रिजॉर्ट नहीं कह सकते हैं, एक गाँव बसा दिया पूरा हमने, जिसमें होम स्टे का काम हो रहा है और वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं। और वहाँ पे ये था कि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, उसको देख करके कई लोगों ने अपने घरों में होम स्टे बना दिया। गांव में आ रहे हैं लोग बाग। अभी एनसीआर का जो क्राउड है, सैटरडे संडे को लोग आते हैं,
2 दिन वहाँ पे रहते हैं और उन कमरों में अच्छी सुविधाएं हैं। खाने के लिए हम लोकल उनको खाना देते हैं, मंडुआ, झंगोरा, दालें, ये सारी चीज़ें लोकली, वो चाहते भी यही हैं और अच्छा पैसा दे के जाते हैं। आप अगर चाहते हैं कि पलायन रुके, मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना थी और जो लोगों ने आंदोलन किया था और लोगों ने ये राज्य हमको दिया है। आपने राणा साहब अपने बगीचे में आपने सेब तो पैदा किए ही हैं, होम स्टे शुरू करा है, लेकिन आपने एक ट्रेनिंग का माहौल वहाँ शुरू किया। युवा वहाँ आते हैं, आप ट्रेनिंग उनको देते हैं। आप काफ़ी आपने एक सेमिनार भी करवाया था वहाँ, पूरे उत्तराखंड के एप्पल जो ग्रोवर है उनको वहाँ बुलाया था। क्या रिस्पांस है युवाओं को जो आपके पास आते हैं, वहाँ सीखते हैं? क्या वो अपना काम शुरू कर रहे हैं? क्या रिस्पांस है? हाँ, बहुत अच्छा आपका ये विषय है। इसमें हमने जो काम शुरू किया था तो उस समय लोग बोल रहे थे कि ऐसे भी कोई सेब होते हैं कि 1 साल में आ जाएंगे, टमाटर जैसे लगेंगे 1-1 मीटर पे। जब उन्होंने देखा कि हो रहे हैं तो तकरीबन 400 बागवान अभी हमसे जुड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट उसको एप्पल सब्सिडी के तौर पे उनको वो दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। लोगों ने लगा लिए बगीचे, अभी निरंतर लगाते जा रहे हैं। और उसके बाद ऐसा भी है कि नॉट ओनली कि जो एप्पल के गार्डन है उसमें हम मल्टी क्रॉप्स भी कर रहे हैं। एप्पल तो हम 1 मीटर पे लगा रहे हैं या 1-1 फीट पे लगा रहे हैं। बीज की खेती पे हम मटर लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं और सारी बीन वगैरह लगा रहे हैं। तो किसानों के लिए बहुत अच्छा है वो जो अभी एप्पल मिशन का, नॉट ओनली एप्पल का, और कई जो फ्रूटिंग के जो है, आड़ू है, खुमानी है, फूलम जो पहाड़ों में होता है। आम की पैदावार बहुत होती है जो थोड़ा सा तलेटी वाले क्षेत्र है और उसमें लोगों को अच्छा पैसा मिल रहा है। आपने एक नया कंसेप्ट आपने दिया है, हॉर्टी टूरिज़्म। जो बाहर के आने वाला जो टूरिस्ट है वो सीमेंट के होटलों में कम रहना चाहता है, गांव में जाना चाहता है। और आपके यहाँ जो आते हैं आप उनको न सिर्फ वहाँ बल्कि बगीचों में भी जाते हैं, वो सीखते हैं कि सेब कैसे लगते हैं, पूरे परिवार के साथ आते हैं। क्या पहाड़ में हॉर्टी टूरिज़्म का भविष्य है? कितना है, कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा है। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ बंगलोर से कुछ लोग आए थे तो उन्होंने बोला हमको गांव में रहना है। तो मैंने कहा ठीक है चलिए हमारे यहाँ चलिए। फिर उन्होंने बोला हमको सेब तोड़ने, सेब उस समय बहुत छोटे छोटे थे, सेब तोड़ना है और वीडियोग्राफी करनी है। तो मैंने कहा भाई सेब तो अभी छोटे हैं। बोला छोटे बड़े से कुछ नहीं होना, हम आपको जितना आपका कीमत आता है उसके 5 गुना देंगे जितना हम तोड़ेंगे। और उन्होंने तोड़ा, वीडियोग्राफी करी, कच्चे सेब थे और उन्होंने 1 किलो के 500, जब 100 रुपये में जाता थे 500 रुपये के हिसाब से, किलो के हिसाब से हमको पैसा दिया। तो ये भी एक हॉर्टिकल्चर टूरिज्म है कि लोग, क्योंकि सेब नीचे होते नहीं है, उसको उन्होंने देखा, बगीचे में जा कर के देखा, ये तोड़ा, ये सेब है, सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम जो कंपोस्ट खाद है नरडेप सिस्टम से बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं। वो भी जो गोबर की खाद है उसको टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं हम। कोई DAP, कोई यूरिया, कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो बीमारियां आ रही है, जितनी भी बीमारियां आ रही है नीचे से, वो तो इन्हीं के कारण आ रही है। जो हम खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, वो तो टोटली पेस्टिसाइड और उसका अनाज है। और वहाँ का जो अनाज है, जो भी है, गोबर की खाद का है, खेतों का है और सारी चीज़ें, दूध, घी, सारा। क्या राणा जी, इसके लिए मुझे लगता है कि इस समय सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत है वो है ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी की। अगर ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी हमारे पहाड़ में मिले तो मुझे लगता है कि हमारा जो 70% जो पलायन का चंक है वो सब 10 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी पे जाता है। तो इतना अगर ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी ठीक से पहाड़ में मिले तो इतना पैसा आराम से अपने गांव में, अपने घर में, शुद्ध वातावरण में कमा सकता है। क्या ये नहीं हो सकता है कि जैसे पहले हुआ करता था कि हम अपने स्कूलों में बागवानी और कृषि को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में रखें, बाकी पढ़ाई भी होते रहे, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट रहेगा तो बच्चे के दिमाग में बचपन से ही वो काम करना शुरू कर देगा। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और आपके हर्बिकल्चर, जो जड़ी बूटियों का इतना अपार बाजार है, इसमें वो काम करना शुरू कर देगा। अगर आप समय के हिसाब से नहीं चलोगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। आज भी हम पुश्तैनी खेती वही कर रहे हैं जो गांव में करते हैं, मंडुआ, झंगोरा लगाते हैं और उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी से नहीं लगा रहे। आजकल पॉली हाउस का कल्चर है, आज सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है, 80% सब्सिडी। तो मेरा तो ये कहना है कि ये अगर आधुनिक खेती अगर करनी है आपको तो उसको स्कूली शिक्षा से जोड़ना चाहिए।
बच्चे को शुरू से ही मतलब ठीक है, घर में तो हम करते हैं, माँ बाप करते हैं अनपढ़, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में देख रहा था अभी पूरे देश में जब हम भ्रमण करते हैं बाहर, बेंगलोर दिखाई नहीं दे रहा था पूरा पॉली हाउस। अभी नेपाल गया था, नेपाल पूरा काठमांडू जब ऊपर से जहाँ से देखते हैं तो पूरा पॉली हाउस से वो हो रखा था। तो हमको मेहनत उतनी है, लेकिन हम अगर आधुनिकता पे जाएं तो 10 गुना हमको लाभ मिल सकता है पॉली हाउस कल्चर का, कैश क्रॉप्स का, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स का, बागवानी का, और बहुत ज़्यादा संभावना है। हमको ये सब्जेक्ट तो कंपलसरी लागू करना ही करना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिसका कोई यूज ही नहीं है लाइफ में, हम पढ़ाते हैं 5-5, 6-6 सब्जेक्ट, लेकिन लाइफ में कोई यूज नहीं है कि भाई ये ज़िंदगी में काम आएगा। ये तो काम आने वाला चीज़ है। 80% जनता गांव में रहती है, किसान है सारे देश में। तो ये थे एक शानदार शख्सियत जो प्रेरणा के स्रोत हैं, जो पहाड़ का कायाकल्प कर सकते हैं, पहाड़ का बदल सकते हैं, पलायन को रोक सकते हैं। ऐसे लोगों से पढ़ा। अगली बार ऐसी शानदार शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक नमस्कार।